Assalamu alaikum students. So this is your physics teacher मोहम्मद आशिफ अनीस। और बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे आपको फिजिक्स का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो हमारे पास सिलेबस आया है उसको। अच्छा जी, तो अगर हम उसकी कंटेंट लिस्ट को फॉलो करें तो हमारे पास अब इसकी जो कंटेंट लिस्ट है उसमें हमें क्या क्या चीजें जो है वो शो हो रही हैं, हमें इसके हवाले से जो है वो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों अब अगर हम इस पे बात करें तो भाई हमारे पास इसमें इस बार जो टॉपिक्स उन्होंने हमें डिस्प्ले करवाए उसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स एंड मोशन क्योंकि चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है, स्केलर वेक्टर का चैप्टर उन्होंने बच्चों हटा दिया है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन हमारे पास एक चैप्टर है, दो कंबाइन कर लिया है, वेव्स का एक चैप्टर है, इसमें कुछ चीजें उन्होंने कंबाइन करी हैं, और नेचर ऑफ लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने हटा दिया है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन ये हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने रखा है, और डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं सिंह बोर्ड में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियर फिजिक्स रखा है, न्यूक्लियर रेडिएशन का टॉपिक हटा दिया गया है, डायमेंशन भी हटा दी गई। अब अगर हम इसको जो है वो आगे लेके चलें तो ये हमारे पास जो फोर्स और मोशन है उसमें ये टॉपिक जो है उन्होंने रखे हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन की जो सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं वो, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन रखी गई हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इन्होंने इस एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करवाने को कहा है, जिसमें हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है वो जो है एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली, और फिर हम लोग जो है वो वेरिएबल एक्सीलरेशन का जो ग्राफ होता है चैप्टर 3 का वो जो है एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन के तीनों लॉस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा सब इन्होंने जो है डिटेल में डिस्कस करने को गए हैं। लीनियर मोमेंटम का टॉपिक इसमें जो है वो इंक्लूड किया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो टॉपिक है इन्होंने वो इसमें इंक्लूड किया हुआ है, टाइप्स ऑफ कोलिजन जिसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक आते हैं, लेकिन इन्होंने इनइलास्टिक के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनइलास्टिक की डेफिनेशन जो है वो कोलिजन में एक्सपेक्टेड की जाती है, तो वो जो है हमसे पूछी जा सकती है, तो हमें आनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन जिसमें आपने वो V1 और V2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो है निकलवाए थे, और हमारी जो बुक में उससे केसेस गिवन है कि अगर M1 ज्यादा हो, M2 जो है ना के बराबर हो, वेलोसिटी किसी एक की डबल हो, दूसरे की छोटी हो, तो ये सारे जो केसेस हैं ये बेसिकली जो है इसमें हमसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे पास अगर हम सिंह बोर्ड की बात करें तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो फेडरल बोर्ड है उसमें ये दोनों चीजें जो है वो साथ है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि 2D मोशन है हम जानते हैं, इसकी डिस्कशन करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के भी उसके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है, चेंज होते हैं, एक्स कंपोनेंट सेम रहता है, तो उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब डिस्कस किया हुआ है। अब इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई हमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना होगा, एवरेज वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना होगा, ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए हमें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म वेरिएबल में फर्क क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन वर्टिकल प्लेन यानी कि जो हम एक्सप्लेन करते थे उसको हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस और जो एक्सप्लेनेशन की जो कंसिडरेशन के जो केसेस होते हैं वो आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट क्यों रहता है, एक्सीलरेशन सेम क्यों रहती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के कैरेक्टरिस्टिक के भी किसमें क्या चेंज होता है, किसमें क्या चेंज नहीं होता, ये सारी चीजें जो है, अब ये सारे केसेस के भी कितनी रेंज है, कितनी हाइट है, ये सब हमें जो आने चाहिए। न्यूटन लॉस को हमें अप्लाई करना है दूसरी बॉडीज पर, उसके साथ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हमें सीखने होंगे इसमें। न्यूटन के सेकंड लॉ जिसमें हमें F इज इक्वल्स टू ma की डेफिनेशन दी थी, उसकी स्टेटमेंट, उससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स, इलास्टिक और इनइलास्टिक की प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीजें जो है उन्होंने इसमें कंसिडर की हुई हैं। आइडेंटिफाई द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये असल में यहाँ पर ए लेवल्स का जो बोर्ड होता है वहां से हम लोग यहाँ सीखते हैं। असल में होता ये है कि अगर आप अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करें जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें होता ये कि एक स्टेप पे आके ये वाली इक्वेशन बनती है जिसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर हो जाती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के या रिसेशन के। तो ये जो डेफिनेशन होती है ये असल में जो है प्रूफ करती है कि भी आपके पास क्या कोई बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है या नहीं करती, तो उसको जो है वो डिस्कस करने को कहा गया। तो जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको इसमें अंदाजा हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल और पावर की, तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उन्होंने बड़े सिंपल सिंपल से चैप्टर्स जो है उन्होंने रखे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई वर्क जो है वो क्या होता है, वर्क के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वर्क की डायरेक्शन जो है वो फोर्स जो है डिस्प्लेस की डायरेक्शन में लगती है,
तब जाके जो वर्क प्रोड्यूस होता है उसके फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी की डेफिनेशन हो सकती है, इसमें कन्वर्जन आ सकती है, यूनिट आ सकता है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन, कन्वर्जन, यूनिट, न्यूमेरिकल्स, डिफरेंस पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी। पोटेंशियल एनर्जी जनरल डेफिनेशन है, उसकी जो टाइप है वो ग्रेविटेशनल है, इसमें इलास्टिक वगैरह के आज से कोई जिक्र नहीं किया हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ सरफेस, या इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो है एब्सोल्यूट को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो सेंटर से मेजर की जाती है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है। इसी तरह पावर विच इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एफ वी, ये जो है एक्सप्लेन करने को कहा गया है। उसके बाद वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डेसिपेटेड एज हीट इन एनवायरनमेंट, यानी कि अब आपके पास ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बेसिकली उसको जो है हमें यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने को कहा गया है, और उसके रिगार्डिंग हम ये पढ़ते हैं कि जो वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन होता है वो असल में हीट की फॉर्म में जो डेसिपेट हो रहा होता है। इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, आपको जो है अलग अलग एनर्जी लॉसेस पता होने चाहिए कि फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है, ड्रैग की वजह से लॉस होता है, किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है। तो ये सारे लॉसेस की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास मोशन एंड टू डायमेंशन का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है विच इज बेसिकली द सर्कुलर मोशन, उसको उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें टॉपिक्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, रेवोल्यूशन का रिलेशन इससे, डिग्री का रिलेशन इससे, और एंगल का रिलेशन इससे। ओमेगा के हवाले से बात की जा रही है, वी और ओमेगा का रिलेशन, उसी तरह से एस और पी और ओमेगा का रिलेशन, एस और थीटा का रिलेशन, ए और अल्फा का रिलेशन। उसी तरह से रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, फिर वेलोसिटी में वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, फिर ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये सब आपको ड्राइव भी करने आने चाहिए, इनकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, और इनके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि आपके पास जो भी सेंटर सीकिंग फोर्स होती है वो असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। स्ट्रिंग के केस में वो टेंशन के बराबर हो जाती है, किसी प्लैनेट के केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाती है, एंड सो ऑन। अब इनके हवाले से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इनके हवाले से इनके रेडियंस के यूनिट्स वगैरह सारी डिटेल, कन्वर्जन, इनकी एक्सेल अपना डायरेक्शन कहाँ पे एक्ट करते हैं, सबकी डिटेल्स जो है आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बच्चों। दूसरा, जब हम वेव्स में आते हैं तो वेव्स में उन्होंने एसएचएम के पोर्शन को बहुत ही शॉर्ट करके जो वेव्स के पोर्शन है उसको बढ़ा दिया है। प्रोग्रेसिव वेव्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, थ्रस्ट ऑफ क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स होती हैं, इनकी डिटेल आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। पीरियोडिक वेव्स पता होनी चाहिए, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। अच्छा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट ऑफ वाली वेव होती है, पीरियोडिक का मतलब रिपीटेटिव, तो हर वेव रिपीटेटिव होती है। लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड वेव के बारे से बात कर रहे हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, जो न्यूटन्स लॉ का एक्सपेरिमेंट था, लैप्लास की करेक्शन थी, वो आपको पता होना चाहिए। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और बीट्स, ये टॉपिक जो है यहाँ पे कलेक्टिवली आपसे पूछा जा सकता है। स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव अलग से दे दिया, ये देखें। आपको सोनोमीटर पता होना चाहिए। स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो केस होता है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी v इज इक्वल्स टू अपॉन 2l, वो पता होनी चाहिए। डॉपलर्स इफेक्ट उन्होंने पता इंक्लूड किया हुआ है, और डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और ये इन्होंने केसेस को सब एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एसएचएम की पूरी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, जो कि x इज इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t होती है। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ था वेव्स के हवाले से, वही उन्होंने अब एसएचएम के हवाले से दी है। और यही सारी चीज़ें जो है मैंने इस पूरी जो आपको एक्सप्लेन करी है वही उन्होंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके दी है, कि भी आपको हर चीज़ के बारे में एग्जैक्ट डिटेल जो है वो पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ क्या होती है और कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। इसी तरह से कंपैरिजन वेव्स का मांगा हुआ है उन्होंने। डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू प्रोग्रेसिव वेव, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज जो डिस्कस करना है। ये देखें, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव डिस्कस करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स जिस पे आपके साउंड के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे आपको डिस्कस करने होंगे। लैप्लास करेक्शन डिस्कस करना है। नोड, एंटी नोड क्या होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो सोनोमीटर के फैक्टर्स होते हैं आपने वो अच्छी तरह से डिस्कस करना है। तो एसएचएम और ये सारे वेव्स की जो हैं वो आपको करना है। अच्छा, ये एयर कॉलम का जिक्र आती है आपको समझ जाए, इसका मतलब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ साथ ऑर्गन पाइप्स को भी डिस्कस करना है। इसमें से एक आपने देखा था ओपन पाइप होता था और एक आपके पास क्लोज पाइप होता था, ये आपको सब पता होनी चाहिए। जो थर्मोडायनामिक्स है वो बेसिकली चैप्टर हीट है, जिसको अच्छा खासा जो है कम कर दिया गया है। अब सिर्फ तुम्हारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये 3 डेफिनेशन के हवाले से बात की है,
लेकिन इसके बारे में ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको थर्मल एनर्जीज के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भाई वो रीजन किस वजह से ट्रांसफर होती हैं, स्पेसिफिक और मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके आपस में कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, वर्क डन ड्यूरिंग सिस्टम वॉल्यूम चेंज, आपको वर्क डन के बारे में यानी कि P इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, फर्स्ट लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन, कन्वर्जन और उसकी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस भी आनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे करता है कि भाई वर्क में किस तरह से कंजर्व होती है एनर्जी, किस फॉर्म में कंजर्व होती है, किस फॉर्म से कन्वर्ट होती है, सब पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये रिलेशन खास तौर पे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, जो अक्सर न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कभी कभार, और इसके बारे में आता है कि भाई Cp Cv क्यों ज्यादा होते हैं, कौन इन दोनों में से ज्यादा होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं गैसेस की, ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें ऐसा जिन्होंने कुछ भी कम नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, कूलम्स लॉ हम पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन मीडिया यानी कि मटेरियल मीडिया यानी कि जो आपके पास F डैश इज इक्वल्स टू F अपॉन एप्सिलॉन R होता है वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी है इनफाइनाइट शीट की, जिसका फॉर्मूला होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट की भी है, यानी कि स्फीयर वाला केस इन्होंने हटा दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्होंने मांगा है, कैपेसिटर मांगा है, कैपेसिटेंस के हवाले से डिटेल मांगी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिटेल मांगी है, इसको हमने C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में पढ़ा था। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर जो कि फेडरल बोर्ड का टॉपिक है, जिसमें हम लोग इस तरह से ग्राफ्स बना के जो है वो चीज़ों को समझा करते थे। अब वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही सब आपने यहाँ से पढ़ लेनी कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। कूलम्स लॉ पता होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अपोजिट साइंस का मतलब क्या होता है, चार्ज की स्टोरिंग और नॉन स्टोरिंग क्या होती है, डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट कंडक्टिंग प्लेन, में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पता होना चाहिए कि एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं बेटा, तो इसमें आपसे ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि बेसिकली रेजिस्टिविटी है, और फिर आपके पास जो रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसके बारे में बात की जा रही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फा के बारे में बात की जा रही है कि अल्फा अगर नेगेटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई यानी कि EMF के हवाले से जो है बात की जा रही है। पावर, उसके यूनिट्स और इन सब पे जो है डिस्कशन किया जा रहा है, यही सब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जब हम चैप्टर 14 पे आते हैं तो मैग्नेट वैग्नेट सब इन्होंने हटा दिया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी रखी है। अब इसमें इन्होंने क्या पूछने का, इसमें कहा है कि भी आपको बी के बारे में अच्छी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। दूसरा, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है इन दोनों चीज़ों का, ये आपने फॉलो पढ़ते हैं। और डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने सिंपली E/m रेशो जो है उसको अच्छी तरह समझ लेना है, कि उसमें भी असल में अप्लाई होता है। और आपने F इज इक्वल्स टू QV sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अंदर लेके आते हैं तो वो जो है फॉर एग्जांपल बेंड हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए। फोर्स में एक्सर्ट होना चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी आपसे बात कर ली। उसके बाद बच्चों इंडक्शन में, इंडक्शन के दो लॉस, कंजर्वेशन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर इन्होंने जो है बाकायदा रखा है। इसके बारे में कहने की भी आपको फैराडे लॉ की स्टेटमेंट वगैरह पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस लॉ कैसे डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिंग है, उसमें एक मैग्नेट जो है वो करीब आ रहा है, तो यहाँ पे करंट जो है किस डायरेक्शन में जो है बेसिकली वो फ्लो करेगा, उसको अपोज करने के लिए दूर जा रहा है तो कैसे फ्लो करेगा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, इसी तरह से जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर था, इन्होंने जो है आसान करके रिड्यूस डाउन करके इसको इतना सा कर दिया है कि अब इसमें इन्होंने जो है कहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई रेक्टिफिकेशन क्या होती है, हाफ वेव फुल वेव, उसके बारे में पूरी वर्किंग पता होनी चाहिए। डायोड्स भी आप इसमें सीख सकते हैं और इनके हवाले से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसमें ये कह रहे हैं एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जी। अच्छा, आपने जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि वो एक्सपेरिमेंट समझना है जिसमें लाइट को बेसिकली फोटोन के फॉर्म में जो है प्रूफ किया जाता है। जैसे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या आपके पास जो है मैक्सवेल आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो बेसिकली हो गई, या इसी तरीके से आपने जो है कॉम्पटन इफेक्ट आपने इसमें पढ़ लिया। आपने जो है इसके लिहाज से आप पढ़ सकते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आप पढ़ सकते हैं, और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको जो लाइट के फोटोन पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है, या पार्टिकल की ड्युअलिटी को एक्सप्लेन करता है, वो सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जा रही है। अब इसमें जो है हम जितनी भी सीरीजेज हैं, लायमन,
बेस्टन, बाल्मर, ब्रैकेट, टीफन, उनको डिस्कस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो आ सकती हैं, इनकी वेवलेंथ के बारे में बात की जा सकती है, तो उसको हमें पढ़ना होगा। उसके बाद जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें भी उन्होंने एज सच कोई ऐसी चेंजिंग नहीं लाया, स्पॉन्टेनियस और रैंडम न्यूक्लियर डिके और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि असल में ये होता था बेसिकली आपके पास शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख दिया जाए इसको। बाकी रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, रेट ऑफ डिके, आपको हाफ लाइफ के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और मेडिकल यूजेस, इसमें हमने आइसोटोप्स की यूज पढ़ते हैं कि कौन सा कैंसर को डिटेक्ट करने की न्यूज होता है, कौन सा ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने की न्यूज होता है, रेडिएशन से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ल्यूकीमिया हो सकता है, आपके पास जो सेल्स में कैंसर डेवलप हो सकता है, टिश्यू डेवलप डैमेज हो सकता है। ये सारी चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ और एक बहुत ही डिटेल्ड मैंने डिस्कशन कर ली कि भी आपने इस टॉपिक को किस तरह समझना है और आपको ये सारे टॉपिक जो है वो कहाँ कहाँ आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हम अपने सिंध बोर्ड के हवाले से बात कर लें, तो फेडरल बोर्ड में ये चैप्टर जो है ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। सिंध बोर्ड में इस चैप्टर नंबर को हम 3 कहते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 होता है। अच्छा, फेडरल बोर्ड में ये चैप्टर अलग होता है, लेकिन सिंध बोर्ड में ये चैप्टर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जो है, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन के नाम से जो है हमें मिल जाएगा। मोशन इन 2 डायमेंशन के नाम से मिल जाता है। वेव का टॉपिक जो है हमारे पास चैप्टर 8 है। अच्छा, फेडरल में एसएसएम का टॉपिक ऑक्सीडेशंस के नाम से, वेव का मोशन के नाम से अलग होता है, लेकिन हमारे पास इन बोर्ड में जो है इसको एक माना जाता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट के नाम से होता है। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों चैप्टर हमारे पास सिंध बोर्ड में चैप्टर 14 होते हैं, फेडरल बोर्ड में अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हटा दिए गए हैं बिल्कुल। बाकी ये चैप्टर नंबर 16 होता है सिंध बोर्ड का। फेडरल बोर्ड में 16 की जगह पे एसी सर्किट आता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो स्टेट्स ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चला जाता है। दूसरा फिर ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 17 है, ये 18 है और ये 19 है, क्योंकि फेडरल बोर्ड में भी एज इट इज द सेम है। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। और इस तरीके से हमारे पास पूरी जो पीएमसी की आउटलाइन है वो एक्सप्लेन हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।